May I have your attention please? 15084 Lokmanya Tilak Terminus, Gorakhpur Express is arriving shortly on platform number 1. तो इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। ये इस वक्त 9X स्टोरीज मौजूद है हबीबगंज स्टेशन में। ये आम आदमी की उतनी ही पहुंच में है जितना वो आज से पहले था, या 5 साल पहले था, या 10 साल। और इसको मेंटेन करने का, खासकर हबीबगंज स्टेशन को मेंटेन करने का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है, वो भी डेवलपर के पास है। तो यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज हैं, जितने भी अर्निंग लाइसेंसेस हैं और जितने भी मेंटेनेंस हैं, वो भी जो है डेवलपर के द्वारा ही किए जाएंगे। After 5 years of hard work and challenges, Habibganj railway station is ready, completely ready under PPP model. 16 अप्रैल 1853 बॉम्बे से 14 कोच और 400 यात्रियों के साथ भारत की पहली ट्रेन ठाणे के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके बाद भारत ने नए युग की ओर पहला कदम तब रखा जब उसने स्टीम इंजनों का निर्माण शुरू किया। राजपुताना मालवा के अजमेर वर्कशॉप में पहला स्टीम लोको नंबर F734 1895 में बनाया गया था। इसके बाद बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए 1901 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। आजादी के बाद भारत को विरासत में मिले रेल नेटवर्क में काफी सुधार की जरूरत थी। महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने के लिए कई लाइनों को रीरूट किया गया और नई लाइन का निर्माण किया गया। भारत के 42 रियासतों के स्वामित्व वाले रेलवे को जोड़कर इंडियन रेलवे का गठन किया गया। 1947 में आजादी के बाद भारतीय रेल का 55,000 किलोमीटर का नेटवर्क था। 1952 में मौजूदा रेल नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए 6 जोन में डिवाइड किया गया। भारतीय इकोनॉमी के समृद्ध होने के साथ भारतीय रेलवे ने सभी प्रोडक्शन देश में ही करना शुरू कर दिया। 1985 के बाद धीरे धीरे स्टीम इंजनों की जगह बिजली और डीजल लोकोमोटिव्स ने ले ली। कई सालों तक इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर ट्रैक और स्टेशनों के डेवलपमेंट पर काम हुआ। फिर आई 14 जुलाई 2016 की तारीख, भारतीय रेल के लिए ऐतिहासिक दिन। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इंडियन रेलवे ने 1979 में तैयार हुए हबीबगंज स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन के लिए पहला कॉन्ट्रैक्ट किया। 5 सालों तक चले मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के बाद जुलाई 2021 में हबीबगंज स्टेशन बनकर तैयार हो गया। इस स्टेशन में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं, जिसके लिए करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हबीबगंज स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्म हैं, जिन्हें अलग अलग शेडों से कवर किया गया है। यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसे ध्यान में रखते हुए सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। दिव्यांगों के लिए अलग से शौचालय बनाए गए हैं। आने वाले समय में स्टेशन को ब्रिज के जरिए तैयार हो रहे मेट्रो स्टेशन से भी जोड़ा जाएगा। हबीबगंज स्टेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्रवेश करने और ट्रेनों से उतरकर बाहर निकलने वाले यात्री एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। प्रवेश करने वाले यात्री दोनों तरफ मुख्य भवनों से प्रवेश करेंगे। लिफ्ट, ट्रैवलेटर, एस्केलेटर से एयर कॉनकोर पर पहुंचेंगे, वहां आराम करेंगे और ट्रेन के आने पर प्लेटफॉर्म पर उतरकर यात्रा शुरू करेंगे। दूसरे शहरों से हबीबगंज पहुंचने वाले यात्री ट्रेन से उतरेंगे और अंडरग्राउंड सबवे से बाहर निकल जाएंगे। So finally, here we are. After 5 years of hard work and
challenges. हबीबगंज रेलवे स्टेशन इज़ रेडी। हबीबगंज स्टेशन पे क्या ख़ास हुआ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे ख़ास चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे पैसेंजर सेग्रीगेशन करने की कोशिश की गई है। पैसेंजर्स जो प्लेटफॉर्म पे वेट करते हैं अपनी ट्रेन्स का, या 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, या ट्रेन कभी लेट हो जाती, उस पोजीशन पे जो भीड़ होती है उसको कम करने के लिए जो है फुट ओवर ब्रिज की जगह एक एक्स्ट्रा वाइड चौड़ा सुविधा युक्त एयर कॉन्कोर्स बनाया गया है, जिसपे कि करीब ओपन स्पेस में 700 पैसेंजर्स के 750 पैसेंजर्स के बैठने की सुविधा है। जब भी फिर अनाउंसमेंट होता है ट्रेन का तो वो जो है नीचे जा सकते हैं, भोपाल एंड पे या इटारसी एंड पे एस्केलेटर्स हैं, ट्रैवलेटर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं। तो जो है कुछ ही ड्यूरेशन के लिए जो है कुछ ही समय के लिए जो है प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर्स रहेंगे, बाकी टाइम ऊपर वेट करेंगे। और जो पैसेंजर ट्रेन से उतर रहा है उसके लिए सबवे से बाहर निकलने की सुविधा है, जगह जगह साइनेजेस लगे हुए हैं। स्टेशन पर एक साथ करीब 1100 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। इस स्टेशन पर साफ सुथरे वेटिंग रूम से लेकर रिटायरिंग रूम और डॉर्मिटरी की सुविधा है। डेढ़ सौ और 150 मतलब 150 महिला और 150 पुरुष एयर कंडीशन वेटिंग रूम है। वीआईपी लाउंजेस में 32 सीटें, टोटल 1150 लोग एक बार में इस एयर कॉन्कोर्स लेवल पे बैठ सकते हैं, अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं। जब वो इंतज़ार करेंगे जिस ड्यूरेशन में, जिस पीरियड के लिए, यहाँ पे जो है स्टॉल्स हैं, फूड कोर्ट है, कोई छोटी मोटी ख़रीदारी करना है, हाई एंड स्टॉल्स भी हैं। तो यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म पे खाली बैठ के जो है वो परेशान नहीं होंगे, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं, उनका एंटरटेनमेंट होगा, रिक्रिएट हो सकते हैं वो। स्टेशन और लोगों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसके लिए यहाँ 162 हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम में बैठकर पूरे स्टेशन पर नजर रखी जाती है। इन कैमरों के डेटा को 150 टेराबाइट के सर्वर पर 1 महीने तक स्टोर किया जाता है। फायर डिटेक्टर से लेकर सुरक्षा से जुड़े अन्य उपकरण यहाँ इंस्टॉल किए गए हैं। ये पूरा हिस्सा है, ये जाली लगी और ये जो जाली लगी, ये पूरा एरिया टैंक है, सब टैंक है। ये उसके चैम्बर कवर्स हैं, इसके अंदर 2 मोटर लगी है जिसमें ऑटोमेटिक सेंसर है। कभी भी पानी आएगा सर्दी में यहाँ से, वो इससे इसमें घुस जाएगा। दीवार से लीकेज होता है, ये साइड से आके इसमें घुस जाएगा। इसमें कोई भी लीकेज होता है, ये पूरी नाली है, इसमें घुस जाएगा। उधर से सीपेज होता है, उधर से इधर कनेक्शन है। इसमें 2 मोटर है, इसमें सेंसर है। जैसे ही पानी का लेवल चढ़ा वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी मोटर, पानी को आउट करना सीधा बाहर फेंक देगी। ये ग्रीन जो लाइन है ना, ये जो ग्रीन लाइन है वो पानी की है फेंकने के लिए। 2 पंप हैं, एक खराब हो गया, दूसरा चालू हो जाएगा अपने आप। फायर फाइटिंग सिस्टम तो भाई, आग लगेगी तो स्प्रिंकलर के अलावा ये भी है। एयर वेंटिलेशन डक्ट, स्मोक डिटेक्टर, कैमरास और वाटर स्प्रिंकलर, मतलब टोटल फायर फाइटिंग का पूरा सिस्टम है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बिल्डिंग को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया गया है। बिजली की खपत को कम करने के लिए स्टेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दिन में लाइट की जरूरत ही नहीं है। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए छत पर इंसुलेटेड शीटिंग की गई है। इसके अलावा बिजली की आपूर्ति के लिए प्लेटफॉर्म के शेड पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। सस्टेनेबल बिल्डिंग्स, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स, पर्यावरण की दोस्त बिल्डिंग, ये काफ़ी सुनते हैं हम आजकल, और सोशल मीडिया पे भी इस पे काफ़ी बात होती है, काफ़ी बहस होती है। क्या है ये, और उसको हमने यहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल किया है, या इन टर्मिनोलॉजीज को किस तरह से
हमने जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, सिंपल है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग का मतलब ये हुआ कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, ना सिर्फ बनाते वक्त बल्कि थ्रू आउट द ऑपरेशनल लाइफ ऑफ दिस बिल्डिंग। ऑपरेशनल लाइफ में क्या है कि आप जितनी ज़्यादा बिजली की खपत करेंगे उतना ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। आप जितने ज़्यादा उपकरण यूज़ करेंगे किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी स्पेस को गर्म रखने के लिए या ठंडा रखने के लिए, तो उसमें बिजली की खपत बढ़ेगी और पर्यावरण को कुछ नुकसान होगा। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दूसरा है पानी की किफ़ायत, पानी का इस्तेमाल कम से कम, वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो कंजर्व करना है, उनको प्रिजर्व करना है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि जब से इस स्टेशन के कंसेप्ट को बनाना चालू किया था वो तो मास्टर प्लान में लिए ही गए थे, पर इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे भी इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। सबसे अपन जो अभी जिस कॉन्कोर्स लेवल पे खड़े हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो इस कॉन्कोर्स लेवल की हाइट जो है, मतलब फ्लोर से जो है इसमें कर्व्ड डोम है, स्टील स्ट्रक्चर का बनाया हुआ है, और जो इसकी फ्लोरिंग हाइट से जो डोम की टॉप हाइट है वो 15 मीटर है। साइड्स में अगर आप देखेंगे तो करीब सिल लेवल से और 3 मीटर लेवल तक कांच लगाए गए हैं। उसके ऊपर जो है लूवर्स हैं। कांच जो है वो डे लाइटिंग के लिए हैं, लूवर्स जो है वो नेचुरल वेंटिलेशन के लिए हैं। उसके बाद अगर जब आप छत पे देखते हैं तो छत पे जो है स्काईलाइट्स हैं। स्काईलाइट्स के अलावा जो शीटिंग है छत पे वो इंसुलेटेड शीटिंग है, उसमें एक लाइनर शीट है, इंसुलेशन है, और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है रेगुलर शीटिंग है। इंसुलेटेड शीटिंग से ये फ़ायदा है कि पीक समर्स में जब गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है तो बाहर के टेम्परेचर में, मतलब छत का जो टेम्परेचर है, आसपास का टेम्परेचर है, जो अंदर का टेम्परेचर है, उसमें 5 से 60 डिग्री का फ़र्क अपने आप होता है। मतलब आप जो है गर्मी से 5 डिग्री तक राहत सिर्फ इंसुलेटेड शीट की वजह से पाते हैं। और क्योंकि इसमें हाइट पे लूवर्स लगे हुए हैं और गर्म हवा ऊपर उठती है, तो गर्म हवा अपने आप ऊपर उठेगी और जो है ठंडी हवा का सर्कुलेशन अपने आप जो है वो अंदर आएगा। इस एयर कॉन्कोर्स में 2 HVLS फैन लगाए हैं, हाई वोल्टेज लो स्पीड फैन, जिसका कि स्वीप बहुत बड़ा होता है और वो हवा को कभी भी स्थिर नहीं होने देती, हमेशा स्टर करती है। तो इंसुलेटेड रूफिंग से एक फ़ायदा ये हुआ कि हमको जो है इक्विपमेंट नहीं लगाने पड़ रहे हैं कूलिंग के लिए, ठंडा रखने के लिए। एक बिजली की खपत है, दूसरा जो एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट से जो गैसेस से जो इन्वायरमेंट डैमेज है वो नहीं है। दूसरा स्काईलाइट्स देने से और साइड में ग्लासेस देने से डे लाइटिंग जो है भरपूर है। इसके अलावा जितना भी छत का पानी है, रेन वाटर, हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी प्रोविज़न किए हुए हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाए हुए हैं जगह जगह पे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लेटफॉर्म को धोने के लिए जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है, या स्ट्रक्चर को जो धोने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, वो ट्रीटेड वाटर है। अभी जो ये ट्रीटेड वाटर है वो जो साथ में सांची डेयरी है उसका जो RO के बाद जो पानी है उससे प्लेटफॉर्म वॉशिंग हो रही है और बाकी जो है वॉशिंग हो रही है बाकी जगह की। और इस पूरे स्टेशन का जो सीवेज है वो एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो हमने नया बनाया उसमें जा रहा है। उसका जो ट्रीटेड वाटर है उसका भी इस्तेमाल जो है वो वॉशिंग के लिए किया जाएगा। तो इसमें जो है हमने कोशिश करी है कि पानी की बचत हो, वाटर कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिक कंजर्वेशन, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन, डे लाइटिंग का प्रोविजन है, एंड नेचुरल वेंटिलेशन एंड नेचुरल कूलिंग। स्टेशन के बाहर के इलाके को 300 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जा रहा है, जहां मॉल समेत अन्य सुविधाएं होंगी। इस स्टेशन को बनाते समय कंस्ट्रक्शन टीम को कई तरह के इंजीनियरिंग चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। 5 साल की अथक मेहनत हमारी टीम के द्वारा, हमारी टीम ऑफ इंजीनियर्स, हमारे डिज़ाइनर्स, IRSDC की टीम, रेलवे का सपोर्ट, और आज हम जो हैं इस सर्व सुविधा युक्त
स्ट्रक्चर या स्टेशन को देख पा रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस थे। 2016 में जब हमने से एग्रीमेंट साइन किया बंसल ग्रुप ने, और जब मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप इस टीम को डेवलपर की तरह से लीड करेंगे, तो एक बड़ी जिम्मेदारी थी वो। और सबसे पहली जिम्मेदारी थी कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को, मतलब इसकी सीक्वेंसिंग को किस तरह से डिज़ाइन किया जाए या किस तरह से इसका ऑपरेशनल प्रोसीजर एक पूरा समझा जाए या लोगों को समझाया जाए हमारी टीम को कि इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करेंगे या सीक्वेंसिंग करेंगे कि ट्रेन ऑपरेशंस को कोई हानि ना हो, पैसेंजर्स को कोई इंजरी ना हो। कोशिश तो हमने ये भी करी कि पैसेंजर को कोई असुविधा ना हो, पर बीच में 1 साल ऐसा भी था इस कंस्ट्रक्शन के दौरान कि जब सारे प्लेटफॉर्म के कवर्स उतार दिए गए थे, सबवे का एक्सकेवेशन खुदाई का काम चल रहा था, ब्रिज का भी काम हम जो है साथ में कर रहे थे, तो उस 1 साल के ड्यूरेशन में पैसेंजर्स को असुविधा तो हुई है। बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आई, और क्योंकि ये हमको भी मालूम था कि हमने जो है शेड्स उतार दिए हैं, पुराने जो रैम्प्स थे वो तोड़ दिए हैं, प्लेटफॉर्म की चौड़ाई को हमने कम कर दिया है, पैसेंजर मूवमेंट को बैरिकेड्स कर दिए थे हमने, क्योंकि जगह जगह हम खुदाई कर रहे थे। मगर सबसे जो अच्छी बात रही कि इस पूरे कंस्ट्रक्शन के दौरान किसी भी पैसेंजर को किसी तरह की इंजरी नहीं हुई, किसी तरह की चोट नहीं पहुंची। असुविधा हुई है और उसमें जो सहयोग रहा है पैसेंजर का, वी आवर टीम इज थैंकफुल टू देम कि उनने हमारा पूरा सहयोग किया। और उनका अगर सहयोग नहीं होता, अगर ये एक बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रोटेस्ट में जाता, तो शायद हम इतने जल्दी इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते। इस स्टेशन पे 2 सबवे बनाए हैं हमने, एक भोपाल एंड पे है और एक इटारसी एंड पे है, जो कि पैसेंजर्स को बाहर लेकर जाता है जो भी ट्रेन से उतरते हैं, और उनके रैम्प्स प्लेटफॉर्म पे बनाए हैं। तो रैम्प्स बनाने में तो चैलेंजेस थे, क्योंकि जो है हमको प्लेटफॉर्म के बीचों बीच खुदाई करनी थी। उसके लिए ज़रूरी था कि हम जो एग्जिस्टिंग शेड उतार दें, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता हम उस स्ट्रेच पे या जहाँ पे हमने खुदाई की थी वहाँ पे नए शेड लगाना मुमकिन नहीं था। तो उसकी हमने बैरिकेडिंग करी ताकि पैसेंजर्स जो हैं कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, कोई मिसहैप ना हो। पर सबसे बड़ा जो चैलेंज था, चलते हुए ट्रैक्स के नीचे से हमको दोनों सबवे खोदना, वो एक चैलेंज जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि ट्रैक के नीचे से खुदाई करना, भोपाल एंड से लेके और इटारसी एंड तक, इस स्टेशन पे 12 ट्रैक हैं टोटल, और हमने 2 पॉइंट्स पे खुदाई, मतलब 2 अलाइनमेंट बनाए हैं। तो हमने 24 जगह से ट्रैक के नीचे से खुदाई करी है, 24 जगह हमने ट्रैक को पार किया है। कि ये सबवे का कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, एक मुश्किल भरा, एक जोखिम भरा और एक चैलेंजिंग इंजीनियरिंग फीट था, जो इस पूरी टीम ने सक्सेसफुली उसको अचीव किया है। अब सवाल उठता है कि क्या इतनी सारी सुविधाओं से युक्त ये स्टेशन आम लोगों की पहुंच से दूर हो गया है? क्या अब इस स्टेशन पर रेलवे का कोई कंट्रोल नहीं है? क्या ये स्टेशन प्राइवेट है? इसे समझने के लिए हमें समझना होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP को। ये स्टेशन PPP मॉडल पे डेवलप किया गया है। PPP मॉडल की एक सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि इसमें जो है प्राइवेट डेवलपर्स होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसको मेंटेन करने का, खासकर हबीबगंज स्टेशन को मेंटेन करने का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है, वो भी डेवलपर के पास है। तो यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज हैं, जितने भी अर्निंग लाइसेंसेस हैं और जितने भी मेंटेनेंस हैं, वो भी जो है डेवलपर के द्वारा ही किए जाएंगे। अभी बहुत सारी बातचीत हुई है पिछले 3-4 साल में इस स्टेशन को लेकर कि ये स्टेशन जो है ये प्राइवेट स्टेशन है। ये स्टेशन प्राइवेट नहीं है, ये स्टेशन PPP मॉडल में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डेवलप किया गया है। इस स्टेशन का जो मालिकाना हक है, जो मिल्कियत है, वो आज भी रेलवेज के पास ही है। आज भी इसका जो मालिकाना हक है वो RLDA के पास है। बंसल ग्रुप या डेवलपर जो है वो सिर्फ इसको मेंटेन कर रहा है, उसने कंस्ट्रक्शन किया, इसको मेंटेन करेगा, और इससे जो है अर्निंग्स जो आएंगी, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो इसको रिकवर करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। PPP की पॉलिसी सिर्फ इसलिए लाई है कि पैसेंजर्स की एमिनिटी को अपग्रेड कर सकें,
पैसेंजर्स, रेलवे पैसेंजर्स को अच्छी सुविधाएं मिल जाएं, और क्योंकि रेलवे के पास एडिशनल लैंड बैंक था या लैंड बैंक है जो कि यूज़ में नहीं आ रहा है, जो कि बाद में कई बार इंक्रोचमेंट में भी चला जाता है, तो उसको जो है मोनेटाइज किया गया है, उसको लिवरेज किया गया है, और उस पर भी जो है लीज राइट्स दिए गए हैं। उस पर मालिकाना हक लैंड का आज भी रेलवे पे है। जो कमर्शियल स्पेसेस हैं उस पर जो पीपीपी डेवलपर होता है उसका हक होता है। तो इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। ये प्राइवेट रेलवे स्टेशन नहीं है, ये पब्लिक रेलवे स्टेशन है। इस डेवलपमेंट का जो भी प्रॉफिटेबिलिटी या जो भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स है वो कमर्शियल स्पेसेस से है, ना कि जो है रेलवे की टिकट बढ़ाने से है या पार्किंग चार्ज बढ़ाने से है या प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ाने से है। खासकर मैं पार्किंग के बारे में कहना चाहूँगा कि पार्किंग के जो रेट्स हैं वो किसी आर्बिट्री तरीके से नहीं बनाए गए हैं। उसके पीछे जो उसकी फ़िलॉसफी है वो नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के क्लॉज हैं, और इसके जो रेट्स डिफाइन किए हैं, रेट्स जो तय किए गए हैं, वो जो है वो बाकायदा स्टडी करने के बाद लैंड कॉस्ट से कंकरेंस रेट्स उसके जो पॉलिसी के तहत हैं वो तैयार किए गए, जिसका कि प्रॉपर अप्रूवल जो है वह आरएसडीसी के द्वारा दिया गया है। ये एक भ्रांति है कि पार्किंग के रेट्स ज़्यादा हो गए हैं और जो पैसेंजर्स को लेने आते हैं या छोड़ने आते हैं उनको ज़्यादा पैसे देने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पार्किंग में जो भी छोड़ने आता है पैसेंजर को या जो भी गाड़ी आती है, 4 व्हीलर आए या 2 व्हीलर आए, पहले के 15 मिनट बिल्कुल फ्री हैं। तो अगर आपको किसी को स्टेशन पे छोड़ने आना है अपने वाहन से, तो एंट्री और एग्जिट और जो वेटिंग पीरियड है 15 मिनट का टाइम जो है वो काफ़ी है, सफिशिएंट है। उसके अलावा अगर आपको किसी को प्लेटफॉर्म पे छोड़ने भी जाना है तो भी आपको पहले 15 मिनट फ्री के बाद में 15 मिनट से लेकर 2 घंटे तक आपको सिर्फ 4 व्हीलर के 20 रुपए ही देने हैं और 2 व्हीलर के 10 रुपए देने हैं, जो कि एक बिल्कुल रीजनेबल रेट है। हाँ, उसके बाद अगर कोई उससे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए गाड़ी खड़ी करना चाहे तो फिर उसके बाद डायनेमिक फेयर्स चालू हो जाते हैं। सारे रेट्स जो हैं वो हमारे जो इनलेट और आउटलेट बूथ हैं उस पर प्रॉपर डिस्प्ले हैं, इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। तो इसीलिए मतलब मैं जनरल पब्लिक के ध्यान में या नॉलेज में ये बात लाना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है कि पार्किंग के नाम पे मनमानी वसूली हो रही है। सर, ये फ़ोन है, ये फ़ोन में हम स्लिप निकालते हैं, इसमें गाड़ी की एंट्री करते हैं इससे मोबाइल से। हाँ, वो स्लिप जो हम देते हैं तो गाड़ी को 15 मिनट तक फ्री है जी। उसके बाद उसका चार्ज लगने लगता है गाड़ी का। अच्छा, कितना चार्ज लगता है? 15 मिनट के बाद घंटे के हिसाब से हो जाता है, 10 रुपये घंटे। 10 रुपये घंटे चार्ज? हाँ, 4 व्हीलर का 20 रुपये घंटे। अच्छा। ओला गाड़ियों का फ्री है। ओला गाड़ियों जी, टैक्सियों का। आई एम थैंकफुल टू all my team members, all the stakeholders for supporting our team, myself during construction of this project. Without the support of Bhopal division, railway division, support of IRSDC and my team members, it should not have been possible to create this space. Thank you very much.